अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अभी भी जारी है। भारत की जानिब से मुसलसल इस किस्म की बातें की जा रही हैं जिनसे ये तासुर मिलता है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई कर सकता है। दूसरी जानिब भारत की तरफ से आबी दहशत गर्दी का सिलसिला भी जारी है। दरियाए चिनाब का पानी रोका गया। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर कोई इस किस्म की हरकत की गई तो पाकिस्तान भी फिर उसका जवाब देगा। पाकिस्तान ने आज एक इंपॉर्टेंट मिसाइल तजर्बा भी किया। इससे पहले भी एक पाकिस्तान मिसाइल तजर्बा कर चुका है और भारत को पैगाम दे चुका है कि अगर आपकी जानिब से कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो उसकी इधर से आपको ना सिर्फ एक रिप्लाई मिलेगा, जवाब मिलेगा, बल्कि उससे बढ़ के जवाब मिलेगा। पिछले दिनों हमारे वज़ीर इत्तलात ने यह खबर भी दी कि चंद घंटों के अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पे हमला हो सकता है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? भारत क्या सोच रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत के पास किस किस्म की इत्तलात हैं? अगर वहां से कुछ होता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, कुछ दिन पहले आपने जिस तरह खदशे का इजहार किया था कि भारत की जानिब से कोई स्ट्राइक हो सकती है या कोई हमला हो सकता है, इस वक्त करंट पोजीशन क्या है? क्या हॉस्टिलिटीज अभी भी उसी लेवल के ऊपर हैं या कशीदगी कम हुई है? बहुत शुक्रिया अतर साहब। मैं पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस को, एंकर्स को, जर्नलिस्ट को एक फाल किरदार अदा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया गया है पाकिस्तान की मीडिया की तरह। हमने काविश की है, पाकिस्तान का मीडिया भी पीछे नहीं रहा। तो देखिए, भारत एक मकार और बददियानत दुश्मन है, बदनीति उसका शार है। तो देखिए, जब आपका दुश्मन बदनीयत हो और माजी में एक प्ले बुक रही है, वो प्ले बुक क्या है? पुलवामा हुआ, पुलवामा के फौरन बाद बालाकोट इनके जहाज आए। तो ये हमेशा कोई ना कोई वाकया ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसको अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि बदअमनी फैले और पाकिस्तान पे हमले का जवाब पैदा किया जाए। सिर्फ इस वजह से ये नहीं कर पाए अभी तक कि पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में इनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कुसकने नहीं दिया। इनको शिकस्त पे शिकस्त हो रही है और इनकी तमाम जो तदबीरें थी वो नाकाम हो रही हैं। तो देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। आज आपने देखा है उन्होंने अपनी सिविल डिफेंस को अलर्ट कर दिया है। आपके नजर से वो खबर गुजरी है फिर सर? जी जी, बिल्कुल। उन्होंने अपनी सिविल डिफेंस को अलर्ट किया है, कुछ सायरन शायरन लगाए हैं, कोई बंकर्स के हवाले से उन्होंने कोई बातचीत की है। उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं इस चीज को। तो देखिए, वो बदनीयत दुश्मन है, वो ताक में है, वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर इस्तेमाल करेगा। तो इसका इम्कान अपनी जगह मौजूद है कि वो कोई ना कोई मिस एडवेंचर करेंगे और जब वो करेंगे पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा, भरपूर जवाब देगा और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मेक नो मिस्टेक, इस दफा जो रिस्पॉन्स आएगा इनकी नस्लें इंशाल्लाह ताला याद करेंगी। अच्छा सर, दरियाए चिनाब का पानी उन्होंने कम कर दिया और पाकिस्तान ने पहले भी कहा था अगर कोई इस किस्म की हरकत की गई तो ये एक्ट ऑफ वॉर के मुतरादिफ होगा। इस मसले को अब क्या आप किधर टेकअप करेंगे? आलमी सतह पे उठाएंगे, बाज़ाब्ता उनसे बात होगी, दो तरफा क्या होगा इस मसले पे? देखिए, इसको असेस करेगी हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम है कि किस एक्सटेंट तक किया, कितने क्यूसिक किया, क्या मामला है, क्या उनकी कैपेसिटी भी है इसको मुकम्मल तौर पे बंद करने की, नहीं है। तो वो ऑब्वियसली वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स असेस करेंगे। और एक इससे हटके हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का केस मूव किया है और आज वो बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग होगी और इन कैमरा सेशन होगा और हम बतौर गैर मुस्तकिल रुकन अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल भरपूर तरीके से ये मामला उठाएंगे। तो आज देखते हैं कि वो भी प्रोसीडिंग कैसी जाती है, क्योंकि देखिए अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तमाम सफारती पत्ते अपने ठीक खेले हैं और सफारती पत्ते जो ठीक खेले हैं, मैं ये समझता हूं कि उसमें जो हमने कहा कि हम इसकी एक शफाफ तहकीकात चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये मामला जो है वो उसकी गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए, उससे भारत भाग गया। वो तब से डिफेंसिव पे हैं, बैकफुट के ऊपर हैं। जहां हम कहते हैं कि हम हर जारियत का मुंह तोड़ और कई गुना ज्यादा जवाब देंगे, वहां पे हम तहकीकात का भी कह रहे हैं, क्योंकि हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं दहशतगर्दी की जंग में। भारत ने तो एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया है। कुलभूषण यादव जीता जागता सबूत है कि इन्होंने दहशतगर्दी पाकिस्तान में की है। हरदीप सिंह नजर का कत्ल कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने कत्ल करवाए हैं सिख रहनुमा। तो ये तो एक दहशतगर्द स्टेट है। और ये जो बुचर ऑफ गुजरात है, पीएम बनने से पहले इसका तो वीजा नहीं लगता था किसी मुल्क का। इतना बुरा इसका ट्रैक रिकॉर्ड था ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से।
और कश्मीरियों के साथ जो ये कर रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूं एज अ पाकिस्तानी, आज कोई पीएमएलएन पीटीआई पीपल्स पार्टी नहीं है। ये कश्मीरियों की सफारती, इखलाकी, सियासी हिमायत जारी रहेगी। कश्मीर हमारी शहर है, मेक नो मिस्टेक। ये जो घर बुलडोज कर रहे हैं, जो लोगों को डिटेन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर ठीक रहे हैं, कल एक नौजवान की लाश इन्होंने दरिया से निकाल के कहा कि इसने छलांग लगा दी थी, ठीक। इसने खुदकुशी कर ली थी। ये जो सारा कुछ हो रहा है, हम भूलने वाले नहीं हैं। और अच्छा सर, कश्मीरियों आपने की ये जो हिमायत जारी भारत के रहेगी। किरदार के हवाले से बात की, इसमें कोई डाउट नहीं, खलबोशन को हमने यहाँ पे पकड़ा है, सानिया जाफर एक्सप्रेस में उनके फुटप्रिंट्स नजर आए, पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स होती रही जिनकी हवाले से उनके रहनुमा जलसों में जाके क्लेम करते रहे। लेकिन एक जो गिला है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उस तरह स्टेप्स नहीं उठाए, उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग करके हमारे ऊपर इतने इल्जामात लगा दिए, वो इतना कुछ यहाँ पे करते रहे, तो हमने क्यों नहीं पहले उनके यहाँ से सफीर को भेजा या इस किस्म की पाबंदियां लगाई? देखिए, पाकिस्तान ने जो इकदामात किए हैं भारत के खिलाफ फौरी तौर पे, और भारत को उसकी ज्यादा हिट मिल रही है इकोनॉमिकली। कि आप देखिए कि जो हमने उनकी एयरलाइंस और एयर स्पेस को बंद किया है, कई $100 मिलियन का उनको नुकसान है। और जो ट्रेड बंद की है भारत ने, तो चले जो इकदामात का ऐलान किया वो आधे हवा के अंदर है ना। एयर स्पेस बंद होने से गदर मचा हुआ है, उनके लोग बड़ी परेशानी का शिकार हैं, रीफ्यूलिंग हो रही हैं, इमरजेंसी लैंडिंग्स हुई हैं, उन्होंने अपने रीरूट किया है एयरलाइंस को। तो देखिए, पाकिस्तान ने एक तो ये इकदाम लिए बड़े अच्छे लिए, दूसरा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का जो स्टांस है, हर फोरम पे, यूएनजीए से लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेके जहां जहां हम गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का बाकायदा जिक्र किया, बल्कि यूएनजीए की स्पीच में उन्होंने बुरहान वानी का दोबारा जिक्र किया और कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश किया। देखिए, उनका हक खुद इरादियत है, हम सफारती महाज पे हर जगह इसको उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे और कश्मीरियों की जद्दोजहद के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सर, आपके ऊपर भी डिजिटल दहशतगर्दी के इल्जामात लग रहे हैं, आपने भारत के यूट्यूब चैनल्स पे कोई चीजें चलवा दी थी, तो वो अपना नाम किस तरह क्लियर करेंगे आप? मैं तो बड़ा इस पे फख्र करता हूं अतर साहब, आई विल वेयर इट लाइक अ मेडल वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो मैं तो ये समझता हूं कि इन्होंने हमारे यूट्यूब बंद किए, हमारे एंकर्स के वो बंद किए, यूट्यूब चैनल्स, हमारे न्यूज चैनल्स बंद किए, हमारे अकाउंट्स बंद किए सियासतदानों के, सेलिब्रिटीज के। तो मैं बैठा अपनी टीम के साथ, मैंने कहा ऐसा काम करें कि कौम याद करे। तो हमने अपने कौमी तराने, मिली नगमे उनके यूट्यूब पे चला दिया। अब उनका यूजर क्लिक करता है, आगे पाकिस्तान की फौज चल रही होती है, पाकिस्तान का झंडा चल रहा होता है, पाकिस्तान का तराना चल रहा होता है। तो ये बड़ी परेशानी की बात है इनके लिए, और बड़े घबराए हुए हैं। इंडियंस अपनी हुकूमत को लान तान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसी हुकूमत है कि उनका यूट्यूब तो बंद कर दिया, उन्होंने हमारे यूट्यूब पे अपने गाने चला दिए। अच्छा सर, जहां पे हमने देखा कि वजीर आजम साहब का अकाउंट भी वहां पे बैन किया गया, बंद किया गया, दीगर लोगों के भी अकाउंट्स बंद किए गए, एक जो क्रिटिसिज्म आप पे होता है कि आप वजीर इत्तलात भी हैं, पाकिस्तान में तकरीबन साल से ज्यादा हो गया एक्स बंद है, इस मौके के ऊपर तो देखें ना, कहीं पे आपको उस तरह तकसीम नजर नहीं आती, हर कोई पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, अभी भी एक्स का बंद होना आप नहीं समझते मुनासिब नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक सब जुडिस मैटर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको देख रही है और उन्होंने एक जवाब जमा कराया हुआ है कोर्ट से। मैं तो ये समझता हूं कि देखिए, जो पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पे जंग लड़ी है और जो मीमर्स हैं, जो जेन जी है, तमाम फोरम इस्तेमाल किए हैं, टिकटॉक से लेके, इंस्टा से लेके, फेसबुक तक। तो मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स को अक्रॉस द बोर्ड सलाम पेश करता हूं, और मीमर्स को और जेन जी को, जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने मीम वॉर शुरू की जिसका भारत के पास जवाब ही नहीं था। वो कह रहे थे हम जंग कर रहे हैं, तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हमारा तमस्कर उड़ा रहे हो, वो दंग हैं। तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पे भरपूर पाकिस्तानियों ने जवाब दिया है, और बिल्कुल ठीक है, मजीद भी मौसर हो सकता है। तो मैं बिल्कुल इसको एक, क्योंकि सब जुडिस मैटर है, कोशिश करते हैं आगे क्या इसका वे फॉरवर्ड बनता है। ठीक। अच्छा सर, जिस तरह भारत ने हमें ललकारा है, आज मौलाना साहब ने भी ये कहा कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट को एतमाद मिले, और आज मौलाना एक मौके पे वॉकआउट भी कर गए कि कोई सीनियर क़यादत यहाँ पे मौजूद नहीं है, वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं है, तो क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं है? ऑल्दो कि वहाँ पे जो तकारीर वगैरह हुई उसमें अपोजिशन ने भी कहा कि इस मौके के ऊपर एज ए पाकिस्तानी हम बात कर रहे हैं और भारत के फॉल्स फ्लैग का जिक्र भी हुआ, लेकिन ये जो मौलाना का शिकवा है, इससे आप कैसे इसको एड्रेस करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि मौलाना हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, भाई एक कौमी लीडर हैं, एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, और उनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल मौजूद है। मैं भी हाउस में मौजूद था, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, राना तनवीर साहब, हमारी सीनियर क़यादत मौजूद थी, और बिल्कुल हाउस में आज मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर हुई, जो कि बड़ा हौसला अफजा है।
ऑपोजिशन की तकरीर भी हमने सुनी। तो मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंशाअल्लाह ताला उनको दूर करेंगे और पाकिस्तान की दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से एक इत्तेफाक का पैगाम गया है कि पाकिस्तानी इकट्ठे हैं, पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं और भारतीय जारियत का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर मुकाबला करें। अच्छा सर, जहाँ पे हमने भारत की एयर स्पेस बंद की है, अब दोनों ममालिक के बहरी जहाज भी एक दूसरे के पोर्ट्स पे नहीं जा सकते। अब एयर स्पेस यूज करने के एयरलाइंस पाकिस्तान को भी पैसे देती हैं, क्या कोई रेवेन्यू हम भी लूज कर रहे हैं? इसी तरह पोर्ट्स पे जो शिप्स नहीं आएंगी, बहुत निग्लेजिबल है, बहुत निग्लेजिबल है। जो भारत को नुकसान है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो वो तो देखे ना, नाकाबिले तलाफी नुकसान है। इनकी एयरलाइन सस्टेन कैसे करेंगी? बहुत मुश्किल होगा। हमें इतना नुकसान नहीं है उसका, वो मिनिमम सी फी होती है जो गुजरने की वो पे करते होते हैं। तो ये भारतीय मीडिया इस पे प्रोपेगेंडा जरूर कर रहा है, मगर आज भारतीय मीडिया ने हमारा एलओसी का विजिट भी दिखाया है। तो इसका मतलब है उनको तकलीफ हुई है कि मैंने जाके क्यों ये कहा कि ये टेररिस्ट यहाँ पे कोई नहीं है, कोई तरबियती कैंप नहीं है, भारत झूठ बोल रहा था। ये नक्शों पे खेल रहे थे, हम जर्नलिस्ट को लेके मौके पे पहुंच गए। ठीक। वह आप तो काफ़ी पॉपुलर हैं आजकल, जिस भी भारतीय मीडिया या चैनल को लगाओ आपकी तस्वीर लेके काफ़ी वो गिले शिकवे कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें सर एक इशू ये भी है कि जहाँ पे ऑब्वियसली हमने भारत के सामने अपना बयानिया पेश करना है, दूसरी जानिब सियासी तौर पे यहाँ पे एक हमांगी की भी ज़रूरत है और एक एपीसी का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो असीर कायदीन हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो क्या कोई एपीसी वगैरह हो सकती है पाकिस्तान में इस मामले पर? देखिए, एपीसी इंटरनल और डोमेस्टिक मामलात पे होती है, उसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कोई बेरिंग नहीं होता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को देखा जाता है कि हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर रहे हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर से क्या पैगाम जा रहा है, और यहां से बड़ा अच्छा और यूनिफाइड पैगाम गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैं ये समझता हूं कि एपीसी हम करते रहेंगे डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर, फिलहाल इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और जो एक एस्केलेशन की सूरत हाल है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, जारी रहेगी। तो बेहतरीन फोरम है जिसकी मौसर और जोरदार आवाज पूरी दुनिया में जाएगी। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ जो ब्रीफिंग हुई उसमें तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। आज शेख वकास अकरम साहब ने भी उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, लेकिन माजी में आप भी तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की बात करते रहे, भारत के साथ उनके राब्तों का जिक्र हुआ, रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हुए। क्या आप अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौके पर भी कोई भारत के साथ राब्ते हैं? देखिए, मैं बतौर पाकिस्तानी इस वक्त आपस की लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे और जो मामलात सामने रखे उसकी सबूत मौजूद थे, मगर इस मौके पे मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ हमारे भाई हैं। इस वक्त मैं बतौर वजीर इत्तलात ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं। आना चाहिए था, कल नहीं आए कोई बात नहीं, फिर भी वो एक मुहब्बे वतन लोग हैं, इसके साथ खड़े हैं। जो बयानिया है पाक फौज का, पाकिस्तान का, भारत के खिलाफ खड़े हैं और हमारे लिए ये बड़ा है। आपस की जो मामलात हैं, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मामलात हैं, उस पर हम लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं। हमारे आपस के इख्तलाफात हैं, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान से एक ही आवाज जा रही है और वो ये है कि पाकिस्तान की खातिर हम सब मुत्तहिद हैं। अच्छा सर, आखिर में अगर खुदा न खास्ता भारत कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान उसका स्विफ्ट जवाब देगा, किस नौयत का जवाब देगा? देखिए, पाकिस्तान कई गुना ज्यादा उसका जवाब देगा। पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, मगर अगर वहां से जारियत हुई तो पाकिस्तान एक फैसला कुन जवाब देगा, भरपूर जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगे इंशाल्लाह। अता तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो साहिबजादा हामिद रजा साहब से गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिबजादा साहब, आपको भी बुलाया गया था ब्रीफिंग में, मैं आज के सेशन पे भी आता हूँ, आपने तकरीर भी की और एक यूनानिमस वहाँ से रेजोल्यूशन भी पास हुई, लेकिन जो ब्रीफिंग थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी जिसमें DGISPR साहब और वज़ीर इत्तलात ने सारे सीनियर सियासतदानों को बताया कि किस किस्म के हालात हैं। बेहतर ना होता कि आप वहाँ पे चले जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अतर भाई। हमारी हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि APC बुला के तमाम मरकज़ी क़यादत इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, उनको बुलाने की बजाय एक ब्रीफिंग बुला ली गई। अच्छा, अगर ब्रीफिंग में तमाम कौमी क़यादत को ऑन बोर्ड किया जाना था और कौमी क़यादत उसमें शरीक होनी थी, इमरान खान साहब वहाँ पर नहीं थे, मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर नहीं थे, आसिफ जरदारी वहाँ पर नहीं थे, बाकी बहुत सारी पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान वहाँ पर नहीं थे, तो ये आप क्या समझते हैं ये संजीदगा रवैया था? और फिर सोने पे सुहागा कि ब्रीफ करना था तारड़ साहब ने। वज़ीर इत्तलात हैं, होंगे सर, वज़ीर इत्तलात का काम तो नहीं है ना सर।
अगर मैं मसलन हमेशा कहता हूँ ख्वाजा आसिफ, मैंने आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस बात की ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, उनकी ज़ुबान के शर से कोई महफूज नहीं है, ना अपना ना बेगाना। इसके बावजूद अगर थी तो फिर डिफेंस मिनिस्टर कहाँ था? तो आपका क्या मुतालबा है कि इस पे APC हो? हमारा मुतालबा है जी कि इसके अंदर APC हो और उसके अंदर इमरान खान को लाया जाए। अच्छा, ये भी कहा जाता है ना कि जो वो कोई भी मसला हो उसमें आप NRO मांगना शुरू हो जाते हैं। अब इस मसले के ऊपर इमरान खान साहब के लिए NRO मांगा जा रहा है, ये बाकायदा हुकूमती दोस्त कहते हैं। फिर हुकूमती दोस्त हमें बुलाने की जहमत क्यों करते हैं? ना वैसे बुलाएं। तो आज मैंने उनसे पूछा कि इतने आप पे दहशतगर्दी के मुकदमे, भारत के साथ आपके ताल्लुकात की बात हुई, रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सियासी बयानात हैं, इस मौके के सियासी ऊपर बयान नहीं। इस मौके के ऊपर हम सब खड़े हैं। लेकिन देखिए ना, ये जो मौका है, आपने जिस मोदी का नाम लिया, धमकियां तो उस तरफ से आ रही हैं ना। इस मौके के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, आप सब लोगों का ये मौकिफ नहीं है कि असल तो जारियत वहां से हो रही है और सब लोग एक मौकिफ पे खड़े हैं? इंडिया के खिलाफ बिल्कुल एक मौक़िफ़ पे खड़े हैं जी। बाकी जहाँ तक रहेगी बात इस चीज़ की कि पाकिस्तान के दिफा के लिए या इंडिया की कंडमनेशन के लिए, तो आई डोंट नीड एनी ब्रीफिंग फॉर दैट जी। मेरा इस पाकिस्तान जब बना है तो मेरा जो ख़ानदान है, मेरा पूरे नानका की शहादतें हैं इस ख़ानदान के अंदर, मेरे दादके की शहादतें माइग्रेशन के दौरान। उसके बाद इस पाकिस्तान के लिए मेरा वालिद शहीद है, मेरी जमात के लोग शहीद हैं। मुझे तो किसी ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है टू टॉक अबाउट दिस कंट्री। मैं तो बाहर की नेशनलिटियाँ छोड़ के यहाँ पर एक सर्टिफाइड दहशतगर्द बना हुआ हूँ, जिसने उन मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स के ख़िलाफ़ जिसकी जमात ने फतवा दिया था कि पाक फ़ौज के जवान को जो भी मारेगा वो जहन्नुम वासिल है। आई डोंट नीड तारड़ फॉर दैट। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर, वो मेरी ब्लड लाइन में है पाकिस्तान से मोहब्बत, उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, ये जो आज रेजोल्यूशन पास की, उसमें बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा कि उमर अयूब साहब ने भी खड़े होकर तकरीर की, आपने भी की, और बुनियादी जो उसमें मैसेज यही था कि इस मौके के ऊपर तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं वो एक पेज पे। उसका भी सारा रोहिदात सुन लें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ, हमारी तरफ से 3 अरकान उसमें शामिल हुए, हमारे चीफ विप, हमारी पार्लिमानी लीडर, और उसके बाद ये कहा गया कि जो रेजोल्यूशन सेनेट में जॉइंट अप्रूव हुआ है वही रेजोल्यूशन है, एंड इट वाज टोटली अगेंस्ट जो इंडिया की आबी जारहियत थी उसके ख़िलाफ़, जो मोदी के बयानात थे उसके ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग उन्होंने करवाई है, हमारे लोगों को मरवाया है, शहीद करवाया, उसके ख़िलाफ़। तो उस साथ कंडीशन ये थी कि जैसा कि साबका रवायत है पिछले 1.25 साल से कि अपोजिशन की कोई भी तकरीर लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होती। तो फिर जिस वक्त वो करारदाद आई तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने खड़े होकर पहले इस बात को क्लैरिफाई किया विद द स्पीकर नेशनल असेंबली कि हमें आपकी रूलिंग रिक्वायर्ड है कि अब जितने भी मेंबरान गुफ्तगू करेंगे, जिस भी साइड से वो गुफ्तगू करेंगे, उनकी गुफ्तगू काटी नहीं जाएगी। तो स्पीकर साहब की रूलिंग आई कि तमाम तकरीरें लाइव चलेंगी, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर भी काट दी गई, मेरी तकरीर भी उसी लम्हे काट दी गई, एक लफ्ज़ नहीं सुनवाया गया ना लीडर ऑफ द अपोजिशन का। तो इस कौमी सलामती की हम बात कर रहे हैं या इस यकजहती की बात कर रहे हैं कि अगर मोदी के ख़िलाफ़ को खड़ा होकर बात कर रहा है, अगर हिंदुत्वा की अप्रोच के ख़िलाफ़ को बात कर रहा है, अगर उस नज़रिए के ख़िलाफ़ को बात कर रहा है, अगर पाकिस्तान के दिफा की को बात कर रहा है, तो वो फिर दिखाई नहीं जाएगी। फिर हमें वी फेल्ट लाइक दिस वे कि मैं आपको एक बता देता हूँ। मैंने उस प्रोग्राम में खड़ा होकर कहा कि मोदी बेगैरत भी है, मोदी रास्कल भी है, मोदी मुसलमानों का कातिल भी है, वो बुचर ऑफ गुजरात भी है, वो वैशी भी है। एक अगला वर्ड ये था ना कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन है कि मैंने खड़ा होकर तो ये बात कर रहा हूँ एक जमात का सरबराह, ये बात हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म क्यों नहीं कहता? ये बात मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ क्यों नहीं कहता? ये इतना ही क्वेश्चन था ना सर, तो कर लेते ना। इसका मकसद ये है कि जितनी सख्त जुबान आज हमने मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की है, आप तमाम हुकूमती स्पीचेस निकाल लें, कोई सिंध ताज पे चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, किसी ने वो मकसद है इधर को ट्रैफिक डाल दी, किसी ने उधर को डाल दी। मुझे बताएं मोदी के खिलाफ किसकी स्टेटमेंट सख्त है ये सोया पोजीशन के? और हमारी भी तकरीरें अगर नहीं सुनवाई जानी तो फिर इस यकजहती की बात आप कर रहे हैं कि इस यकजहती के साथ हम हिंदुस्तान के साथ लड़ना चाहते हैं। बट अगेन आई एम वेरी क्लियर ऑन इट कि पाकिस्तान के दिफा के लिए आई नीड नो ब्रीफिंग फ्रॉम एनीवन, एज सिंपल एज दैट, इट्स इन माय ब्लड लाइन। अच्छा सर, भारत ने पाकिस्तान का चिनाब का पानी भी काफी हद तक रोक दिया, ये भी खबरें आ रही हैं। सर भारत ने क्या कुछ नहीं कर दिया। मेरा सवाल यह आज मैंने कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर पूछा है कि जब जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ
स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इसमें इंडियन प्रॉक्सीज़ जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं और वहाँ पर जो दहशतगर्द थे वो इंडियन प्रॉक्सीज़ के साथ इन कॉन्टैक्ट थे और राब्ते में थे। क्या भारत ने उसकी मजम्मत की जाफर एक्सप्रेस की? माई क्वेश्चन इज कि क्या भारत ने उसकी मजम्मत की? पहलगाम वाकई की मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमारा रवैया इतना माजरत खाना क्यों है कि हम तो वहां पर जो 26 लोग मारे जाते हैं उसके ऊपर जनाब बैठ के फौरन हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पेश कर देते हैं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी बात कर देते हैं, दुनिया के किसी भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बैठ के उनको सफाइयां देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आपके मुल्क में 26 पाकिस्तानी बच्चे मारे गए, शहीद कर दिए गए, हजारों मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, आपने एक मरतबा हिंदुस्तान का नाम लिया? आज जिस करारदाद के अंदर आपने शामिल किया है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को टारगेट करके राव ने मर्डर करवाया है, उनको असैसिनेट करवाया है, उसके ऊपर की राष्ट्रीय पाकिस्तान का क्या मौकफ है? क्यों खामोश है सर? इन सवालात का जवाब किसने देना? ये सवाल मैं को SIC या PTI या हम अलायंस या मैं एज अ पाकिस्तानी पूछ रहा हूं कि जब आपका पाला ऐसे बेजर्फ और ऐसे बेहया दुश्मन के साथ पड़ा है जो लोगों को खुद मरवा के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के आपके ऊपर डालता है, तो आपके मुल्क के अंदर जो वो सब कुछ करवाता है उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों हर जगह पर अपने आप को सफाई के लिए फौरन पेश कर देते हैं? आपने कहा जी ये कर लें वो कर लें, उसका आगे से क्या रिस्पॉन्स है? कल इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात है, उसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम भी है, बैरिस्टर गौर साहब का नाम भी है, नईम हैदर पंजोता का नाम भी है, अली जफर साहब का नाम भी है, न्याजुल्लाह न्याजी साहब का नाम भी है, सलमान सफदर साहब का नाम भी है। अभी से लोग ये कह रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ की अपनी सोर्सेज कह रही हैं कि सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं होगी, हो सकता है कि एक दो नाम वो बता रहे हैं कि शायद इनकी मुलाकात हो जाए। मेरे पास तो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। 6 लोगों के नाम भिजवाए गए हैं, 6 खान साहब के वकला हैं, वो उनकी लीगल टीम है, सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब उसे लीड करते हैं। अभी जिस तरह मैंने आज आपसे कहा कि नेशनल असम्बली के अंदर स्पीकर की रूलिंग के बावजूद आज ये रवैया था, तो कल भी ये रवैया रखेंगे तो फिर किस कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं सर? जिस वक्त देखें, मैं आपके बात अर्ज करूँ अतर भाई, इशू अगर पॉलिटिक्स है, अगर जाती लड़ाई है, तो वहां पर आप ये कदगने आपने लगा ली हैं, सब कुछ कर लिया है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अबव ऑल है। जब आप अबव ऑल की बात करते हैं तो फिर आप पर्सनली विक्टिमाइज करके इमरान खान को इस प्रोसेस से बाहर नहीं कर सकते। सर जब पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों जरूरी है? सर इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। मैं उसकी दूसरी आपको मैं जस्टिफाइड लॉजिक देता हूँ। हमारे वज़ीर आज़म का तो खैर उन्होंने तौफीक ही नहीं हुई ना, चूँकि वो मोदी की यारी की बातें और मोदी का शादी पे पहुँच जाना, पगें पहन के बगैर वीज़े के जाती उम्रा लैंड कर जाना, वो सारी दुनिया को पता है। हमारे वज़ीर आज़म का बयान तो नहीं आया, कितने लोगों ने देखा? शायद 1 लाख लोगों ने भी नहीं देखा। लेकिन इमरान खान का ट्वीट आया, मिलियंस के अंदर गया, और उसकी चीखों की आवाज़ कहाँ से आई? हिंदुस्तान से आई। तो एक ऐसा आदमी जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है, अगर उस शख्स को बाहर आप लेके आते हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस की वजह से, तो इससे बेहतर स्टेप और कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा ये मसला सेटल भी नहीं होगा सर। अच्छा, खान साहब को जो बाहर लाने की बात होती है, एक सियासी सवाल भी कर लूँ। आप लोग कहते थे तहरीक का आगाज करेंगे, ईद के बाद करेंगे। अब तो लगता है यही सूरत हाल है कि ईद तो ईद होती है, 2025 की नहीं, शायद आपने 2028 की ईद का जिक्र किया हो। कब कर रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके डिफरेंट फेजेस हैं। बलूचिस्तान की सर्टन सिचुएशन की वजह से उसमें 15-20 दिन का डिले आया। अभी परसों 7 तारीख को लाहौर में हम उसी शेड्यूल के मुताबिक परसों 7 तारीख को लाहौर में APC करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कराची में APC है। बलूचिस्तान की APC हमने 10 तारीख को रखी थी, लेकिन मेंगल साहब की एंजियोग्राफी है, उन्हें हार्ट का इशू है, तो वो 4 से 5 दिन डिले हुई है। हम अपने उस फेज़ को, उस राउंड को उसी तरह मुकम्मल कर रहे हैं। ये पहला राउंड विद इन 20 डेज़ मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद नेशनल APC, तमाम एजेंडा, एक एजेंडा आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की तरफ से कौमी एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसमें इंतखाबात को कालाधन करार देने की बात भी है। हर चीज़ बात उसमें रख दी गई है। अब कुछ सूबाई इशूज़ हैं जो बलूचिस्तान के, पंजाब के, PK, आज़ाद कश्मीर, GB से रिलेटेड हैं, उनको इकट्ठा करके तो वो हम नेशनल APC के अंदर अप्रूव करके तो वी आर ऑन इट। उसके बाद डिवीज़नल कन्वेंशंस हैं, जलसाज हैं। अभी हमने 10 तारीख को हैदराबाद में जलसा रख दिया था, लेकिन सिंध में जो पानी बचाओ मूवमेंट थी, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जिसके अंदर GDA भी शामिल है, जिसके अंदर SIC भी शामिल है, MWM भी शामिल है, तमाम जमातें सिंध की जो थी, वो चूँकि हम कामयाब हो गए हैं वो 6 कनाल्स वाले इशू के ऊपर, तो उसके ऊपर हमें फिर वो सिंध के पानी बचाओ मूवमेंट ने ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने 10 के जलसे को
1 या 2 वीक के लिए डिले करें, क्योंकि 10 तारीख को ऑलरेडी कराची में जलसा रखा हुआ ठीक है। अच्छा, ब्रीफली जरा बताइएगा, आखिर में ये मखसूस नशिस्तों वाला केस अब उसकी वो रिव्यू लग गया है, तो आपको लगता है कि ये नशिस्तें अब आपको मिल जाएंगी? हमारे अलावा किसी का हक ही नहीं है सर। अभी तक मिली तो शब नहीं। खून मारेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना सर। फुल कोर्ट का फैसला है, आपका चीफ इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया। आप अभी तो पहले, मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले जाके वहां पर सवाल ये होना चाहिए कि ये रिव्यू को तो सुने, लेकिन इसको बाद में सुने। जो इलेक्शन कमीशन ने दायर किया इसको बाद में सुने, पहले ये तो बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। जो भी बैठेगा, जो भी शब खून मारेगा, वो कौम के आगे आप जाके ये नुक्ता उठाएंगे वहां यस पे? वी विल इंशाल्लाह। ये डिस्कस हो गया पिछली पॉलिटिकल कमेटी में और कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर, और हमारे लॉयर्स वहां पर जाके बात करेंगे। और हमने कंटेम्प्ट फाइल भी की हुई है ठीक कि इलेक्शन कमीशन ने ये रिजर्व सीटें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले के बाद हमें नहीं दी, जो कि इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन है, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगाई जाए। तो हम कहेंगे कि हमारी एप्लीकेशन भी सुने पहले। साहबजादा हामिद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ वक्त तो एक छोटी ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। हम ये खबरें सुन रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद कर रहा है, आबी दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या समंदर के पानी से भी भारत कोई दहशतगर्दी कर सकता है, वहां से पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई कर सकता है? और हालिया दिनों में जो कशीदगी है उसमें पाकिस्तान नेवी का क्या किरदार है? भारत की जानिब से क्या सिर्फ जमीन या फिजा से ही किसी हमले का खदशा है, या समंदर के जरिए भी वो कोई इस किस्म की कोशिश कर सकता है? और अगर वो कोई कोशिश करता है तो पाकिस्तान नेवी कितनी तैयार है? इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए रेयर एडमिरल रिटायर्ड सैयद फैसल अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज पाकिस्तान ने अगेन एक मिसाइल का तजर्बा किया, फतह मिसाइल का तजर्बा किया, उससे पहले अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया, और इस वक्त माहौल जो ऐसा है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि कशीदगी में कमी नहीं आई। आप भी यही सेंस है, आपका भी यही सेंस है, या फिर वो जो इनिशियल कशीदगी थी अब उसमें कमी आ गई है? देखिए, कशीदगी तो जारी रहेगी जब तक कि ये पता नहीं चलता कि भारतीय करना क्या चाहते हैं, भारतीय हुकूमत क्या करना चाहती है। उनके गीदड़ बक्कियां चल रही हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं कर सके हैं जो कि वो कह रहे हैं और कहते आए। लेकिन हमारी तरफ से एक बड़ा, आप देखिएगा कि मैं उसको कहूँगा कि बड़ा मौसर और बड़ा सॉलिड किस्म का रिस्पॉन्स अभी तक हमने भेजा है भारत को, हर लेवल पे, यानी पॉलिटिकल लेवल हो, मिलिट्री लेवल हो, सोशल लेवल हो, मीडिया हो। हम सब एक बड़ी यकजहती यहाँ पे नजर आती है हमारी यहाँ। और हमारी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ये कहती है कि अगर भारत ने कुछ किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। ना सिर्फ जवाब दिया जाएगा बल्कि एक कदम आगे जाके जवाब दिया जाएगा। तो ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप किसी भी मुल्क की उस वक्त तक दावा नहीं करती जब तक कि उसको सही इदराक ना हो कि उसकी अफवाज की काबिलियत और सलाहियत क्या है। ठीक, तो वो काबिलियत और सलाहियत स्टेटमेंट्स के थ्रू तो बताई हमने, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू बताई, फिर हमने मिसाइल्स के तजुर्बे करके दिखा दिए, और उसके बाद उसके अलावा जो हमारी विजिलेंस है तीनों आर्म फोर्सेस की, वो भी हमने प्रूफ कर दी है। आप देखिए कि एलओसी पे अगर वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसका भरपूर, बल्कि उससे ज्यादा जवाब दिया जा रहा है। राफेल उनके आने के चक्कर में थे जो कि हमारी एयरफोर्स को देखकर भाग गए। और फिर वो एक खबर ये भी आई थी कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन 400-500 मील कराची के साउथ में आया और फिर वहां से वापस अपने घर चला गया, क्योंकि सामने उसने देखा कि पाकिस्तान नेवी खड़ी। ठीक। तो अच्छा सर, हमने अपनी जो फजाई हदूद बंद की है, इसी तरह हमारी समुद्री हदूद भी है। क्या पाकिस्तान नेवी इस वक्त वहां पे भी विजिलेंट है, वहां पे भी सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वहां से भी तो कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान नेवी के 2 कोर ऑब्जेक्टिव, पहला तो ये कि जो हमारी सलामती है, जो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको हमने कायम और दायम रखना है। और दूसरा ये है कि हमारी 90% से ज्यादा ट्रेड समंदर के रास्ते आती है और हमारा 100% तेल समंदर के रास्ते आता है। तो आप इमेजिन करें कि अगर कुछ दिन के लिए भी ये बंद हो जाए तो हमारे मुल्क में क्या हाल। तो नेवी का ये कोर ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपनी ट्रेड को ज़माने अमन और ज़माने जंग में जारी और सारी रखना है, और उसी हिसाब से तैयारी की जाती है। तो नेवी की इंपॉर्टेंस इस सारे सिनेरियो में बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि बाकी 2 फोर्सेस और नेवी भी और बाकी सारा मुल्क भी चल रहा है हमारी उस 90% से ज्यादा ट्रेड पर,
जो कि समंदर से आए। तो नेवी बिल्कुल चौकन्ना है। और नेवी के बारे में एक और बात आपको मैं ये बता दूं कि ये दुनिया की तमाम नेवीज की मुश्तरका कैरेक्टरिस्टिक है कि उनको जमाने अमन से जमाने जंग में आने में कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो हर वक्त तैयार होते हैं इस सिचुएशन के लिए। शिप सी में होते हैं, जो लोग कोस्ट पे डिप्लॉयड हैं वो ऑलरेडी कोस्ट पे डिप्लॉयड है, तो कोई मोबिलाइजेशन की या कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। तो नेवी जब से ये 22 अप्रैल का हुआ है, और हमारे पीछे हमें हमें ये याद है कि 2019 और 2016 में भी भारत ने यही घिसा पिटा बयानिया और यही स्क्रिप्ट चलाया था। तो उसके पेश नजर हम तो ऑलरेडी जब से सी में हैं और विजिलेंट है और इंतजार कर रहे हैं कि वहां से। अच्छा सर, अगर खुदा ना खास्ता भारत कोई हरकत करता है, अब मिसाल के तौर पे भारत फिजा के जरिए कोई हरकत करता है या ज़मीनी कोई कार्रवाई करता है या समंदर के जरिए कोई कार्रवाई करता है, उसका जवाब क्या दिया जाएगा? जब कोई कार्रवाई कर लेगा उसके बाद कोई नेवी जवाब देगी, आर्मी जवाब देगी, एयरफोर्स जवाब देगी, या फिर पहले ही इन सारे सिनारियोज के ऊपर बातचीत हो रही होगी, प्लानिंग हो रही होगी, कोई हरकत होती है तो फौरन आगे से किस जवाब दिया जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि तैयारी तो हमारी चलती रहती, क्योंकि हमारी अफवाज है ही इसलिए दिफाए वतन के लिए है, तो उसके लिए तैयारी तो चलती रहती। अब वो सारी तैयारी को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते। लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और एक कदम आगे जाके जवाब देंगे। तो तैयारी एक्चुअली उस टाइम के लिए की जाती है कि जब हमें जवाब देना पड़े और एक कदम आगे जाके जवाब देना पड़े। अच्छा सर, इंडियन मीडिया इसमें बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान की नेवी की तादाद बड़ी कम है इंडिया के मुकाबले में, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान नेवी के लिए इंडिया का मुकाबला करना। ये एक बड़ी गलतफहमी है इंडियन मीडिया को और शायद उनकी पॉपुलेशन को भी। देखिए, नेवीज जो है उनका तकाबली जायजा तादाद पे नहीं किया जाता, इस्तेदाद पे किया जाता है। उनकी काबिलियत क्या है, उनकी सलाहियत क्या है। नेवी की जंग ज़मीनी जंग की तरह नहीं होती है कि अगर 3:1 का रेशियो होना चाहिए। नेवी की जंग टेक्नोलॉजिकल जंग, एक स्ट्रेटजी की जंग है, एक प्लानिंग की जंग। जिसने समंदर में दूसरे को पहले ढूंढ लिया वो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मकसद ये होता है कि जो कुछ आपके पास मौजूद है आपने उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज करना है, ये नेवी की जंग होती है। फिर नेवी की जो इस्तेदाद होती है वो अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होती है। अब मैंने आपको ये बताया है कि हमारा मिशन है कि हमने एक तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कायम रखना है, दूसरा अपनी जो तिजारत है समंदर के रास्ते उसको बचा के रखना है। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान नेवी की जो इस्तेदाद है वो बिल्कुल बराबर है, बल्कि शायद उससे थोड़ी ज्यादा ही है जितनी होनी चाहिए। आज देखिए कि नेवी में हमारी माशाल्लाह बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन्स हैं। तो हम इंडियन नेवी अगर हमसे बड़ी है तो इंडियन नेवी का काम भी ज्यादा है। उसके मशरिक में भी सी है, उसके मगरिब में भी सी है, उसके साउथ में भी सी है। उसकी 7,000 किलोमीटर की कोस्ट है, हमारी 1,000 किलोमीटर की कोस्ट है। तो उसके सारे एसेट्स उठ के पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आ जाएंगे। उसने चाइना को भी देखना है, उसने बांग्लादेश को भी देखना है, उसने श्रीलंका को भी देखना है। तो पाकिस्तान के लिए उसके जो एसेट्स आने हैं वो एसेट्स पाकिस्तान नेवी पे गलबा पाने के लिए बहुत नाकाफी। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आखिर में एक और ख़बर आपसे शेयर करनी है, अच्छी खबर है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी अच्छी खबर आती है वो हुक्मरानों के लिए होती है अमूमन, खुसूसन गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जितना भी जब भी मौका मिला कोई अच्छी खबर देखने का तो अक्सर उसमें लगा कि ये खबर जो है हुक्मरानों के लिए है। अब खबर ये है कि जनाब, जहाँ पे एक तरफ पिछले दिनों खबर आई थी आवाम के लिए कि इस बरस रवां माली साल के दौरान गुर्बत में इजाफा हो सकता है, वर्ल्ड बैंक ने इस खदशे का इजहार किया था। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया है और अब उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 5,19,000 रुपये कर दी गई है। तकरीबन 140% इजाफा किया गया है। मेरे ख्याल में वो जो खदशा जाहिर कर रहा था वर्ल्ड बैंक कि पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो सकता है, शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए हुक्मरानों की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि गुर्बत से हमारे हुक्मरान काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसीलिए पहले MPAs हज़रात की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, MNA हज़रात की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, अब वुज़रा हज़रात की तनख्वाहों में भी इजाफा हो गया है। सो अच्छी खबर है आवाम के लिए कि कम अज़ कम आपके हुक्मरानों को
गुर्बत का कतन कोई सामना नहीं है, गुर्बत उनको उस तरह मुतासिर नहीं कर सकती। तो इसमें तो कोई शक नहीं है जी, जो गरीब आवाम की खिदमत आसूदा हुक्मरानों से ज़्यादा कौन कर सकता है। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।